पिछले भाग में आपने देखा, रात को जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बज गए, काला लिबास पहनकर हाथ में एक काली पोटली लेकर वो घर से निकल पड़ी। कंचन आगे बढ़ी और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला दिया। वो वहीं बैठ गई और पोटली से धारदार चाकू निकालकर उस मुर्गे की बलि चढ़ा दी। वो घर लौट आई और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दहलीज के अंदर कदम रखा तो वो शक्ति उसके साथ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसने ये क्रिया करने से पहले ही अपने घर को चारों तरफ से कीलों और बांध से सुरक्षित कर दिया था। फिर उसने उस शक्ति को आदेश दिया, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। एक एक करके उन्हें बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, तड़प तड़प कर मारो उन सबको। जिस तरह उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उनसे उनकी जिंदगी छीन लो। दरवाजे के बाहर खड़ी वो शक्ति भयानक तरीके से मुस्कुराई और एक ही पल में कंचन की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। कंचन ने तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी वक्त उसके असली घर के दरवाजे पर, जिसे उससे छीन लिया गया था, दस्तक हुई। इतनी रात गए, कौन आया है? टाइम तो देखो, रात के 2:30 बज रहे हैं। इस समय कौन आ सकता है? सुनिए जी, उठिए। अरे क्या है, क्यों नींद खराब कर रही हो? नींद मैं नहीं खराब कर रही। इतनी रात गए, पता नहीं कौन दरवाजा पीट रहा है। जरा जाके तो देखिए कौन है। क्या इतनी रात गए भला कौन हो सकता है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता या समझ पाता, घर का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। विनोद को लगा कि शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को शांत किया और उठा। कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने गर्दन मरोड़ी। एक ही झटके में विनोद की गर्दन दोनों हाथों से कसकर जकड़ ली। गंदे नुकीले नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। विनोद के पास इतना भी समय नहीं था कि वे चिल्ला सके। उसकी सांसें अटक दी और वो निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। मोनिका को भी नींद लग गई थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो और पारुल ने जो नजारा देखा, दोनों की रूह सिहर उठी। विनोद की लाश इतनी भयानक हालत में थी कि दोनों उसे देख भी ना पा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था इतने खौफनाक तरीके से किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें ना तो कोई औजार मिला और ना ही किसी के फिंगरप्रिंट। विनोद का कातिल कौन है, इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ दिन तक भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला, तो केस को वहीं बंद कर दिया गया। उन्होंने विनोद की लाश उन्हें वापस सौंप दी ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे थे, तभी मोनिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पारुल, क्या तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी? नहीं माँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मोनिका ने उस आहट को इग्नोर कर दिया और पारुल के साथ घर आ गई। रात को वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। मोनिका, मैं मर गया और तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना क्या? पीछे से ये आवाज सुनकर मोनिका के पास मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं मर गया और धीरे धीरे वो आवाज उसके कानों के और पास आ गई और एकदम से उसके कान में जोर से गूंजी। लगता है तुम मेरे बिना ही खुश हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ मोनिका। चलो तुम ही मेरे साथ चलो। अचानक पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस खिड़की की तरफ पलटी, विनोद का भयानक चेहरा ठीक उसके सामने था। वो खिड़की पर उल्टा लटका हुआ था। उसने मोनिका के दोनों हाथ पकड़े और झटके से खींच लिया। एक जोरदार चीख के साथ मोनिका पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़ी। जमीन पर हर जगह उसका खून फैल गया। मोनिका की वो चीख इतनी तेज थी कि अपने कमरे में सो रही पारुल की भी नींद खुल गई। वो जल्दी से मां के कमरे की तरफ दौड़ी। वहां मां नहीं थी, मगर उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पारुल खिड़की के पास गई और नीचे झांक कर देखा, वहां मोनिका की लाश पड़ी थी। वो जोर से चिल्लाई और नीचे की तरफ दौड़ी। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कैसे
और किसने मोनिका को धक्का दिया? इस पूरे घर में तो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा और कोई नहीं था। कहीं तुमने ही तो इन्हें नहीं मारा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी माँ थी वो। भला कोई अपनी ही माँ को अपने हाथों से क्यों मारेगा? पापा को तो पहले ही खो चुकी थी और अब माँ को भी खो दिया, और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? तो फिर अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो और किसने मारा? ये अपने आप तो खिड़की से नहीं कूदी होंगी ना? या कोई और तुम्हारे घर में छुपा बैठा था? पटेल, इस पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। उन्होंने विनोद की तरह ही मोनिका की लाश को भी हिरासत में रखा था, लेकिन जब उसकी मौत उन्हें एक सुसाइड लगने लगी तो उन्होंने उसकी लाश पारुल को वापस दे दी। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए पारुल के साथ और कोई नहीं था सिवाय वैभव के। जब उसने मां की चिता को आग दी तो सामने से कंचन आती हुई दिखाई दी, जिसके चेहरे पर इतनी खुशी थी जितनी आज से पहले पारुल ने कभी नहीं देखी थी। आखिर करने क्या आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ। चली जाऊंगी मेरी प्यारी बहन, चली जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखने आई थी। देखना चाहती थी कि जब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। लेकिन अभी तुमसे सब कुछ नहीं छीना है। अभी खोने के लिए बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे पास। या शायद नहीं। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो कंचन? यहाँ पारुल के मम्मी पापा की जान चली गई और तुम उसे ये सब कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए मुझे? अरे शर्म तो तुम जैसे घटिया लोगों को आनी चाहिए। बचपन से आज तक क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मम्मी पापा के जाने के बाद जीना मुश्किल कर दिया था तुम सबने, और फिर भी मन नहीं भरा। मेरा घर, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। और तुम मिस्टर वैभव, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, लेकिन पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि मुझे छोड़कर इसके पास चले गए। अभी तो बस 2 मौतें हुई हैं। तुम दोनों का मरना अभी बाकी है, और जिस दिन तुम दोनों मरोगे उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया उनका एक टुकड़ा भी नहीं रहने दूंगी मैं यहाँ पर। नहीं, जो तुम यहाँ से। वैभव, कहो इसे कि चली जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारी कि तुम मुझे छू भी सको। याद रखना, मरने वाली हो तुम। तुम्हें भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास जल्दी ही पहुंचाऊंगी मैं। इतना बोलकर कंचन गुस्से में वहां से चली गई। पारुल के मम्मी पापा के गुजरने के बाद अब वैभव का लालच और बढ़ गया था। वो तो जल्दी से जल्दी पारुल से शादी करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। कुछ दिन बाद पारुल अपने टेरेस पर वैभव से बात कर रही थी। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैभव। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी पीछे से किसी ने मुझे पुकारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। घर पे अकेली हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं वैभव, सच में यहाँ कोई है। प्लीज तुम आ जाओ। पारुल, पारुल, इतने बड़े घर में अकेली रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। चलोगी ना मेरे साथ? उस आवाज को सुनकर पारुल इतनी घबरा गई कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। कौन है? कौन है वहाँ? पहचानो, मैं कौन हूँ जो तुम्हें लेने आए हैं। डर के मारे पारुल की सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे टेरेस की तरफ एक परछाई बढ़ती जा रही थी और पारुल धीरे धीरे कदम पीछे ले रही थी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी। उसकी मां ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल भयानक। आंखों के गड्ढे काले, कपड़ों से सलन की दुर्गंध। उसने भयानक हंसी के साथ पारुल को देखा। मम्मा, तुम? मम्मा नहीं, तुम्हारी मौत। उसने कसकर पारुल के बाल पकड़े और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। पारुल के सिर से खून बह रहा था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कॉल पर वैभव को सुनाई दी। हेलो, हेलो, क्या हुआ पारुल? हेलो, कुछ तो बोलो। मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वैभव बाइक पर पारुल के घर के लिए निकल गया और वो अभी भी पारुल को सीढ़ियों से नीचे घसीट रही थी। पारुल पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। बस कुछ पल और जिंदा रहना है तुम्हें, फिर तुम्हारी जिंदगी भी खत्म। उस आत्मा ने वहां पड़ा फूलदान उठाया
और पारुल के सिर पर इतने वार किए कि कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया। थोड़ी देर बाद वैभव वहां पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अपने आप दरवाजा खुल गया। वैभव अंदर आया, डरा हुआ। तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ा। वहां पारुल की लाश पड़ी थी, हर तरफ उसका खून फैला हुआ। ओह माय गॉड, ये तो मर गई। और अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का इसकी मौत के इल्जाम में मैं फंसूंगा। किसी ने मुझे आते देखा नहीं, भाग जाता हूँ यहाँ से। वैभव ने जैसे ही ये बात बोली, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर लगा झूमर सीधा वैभव के ऊपर आकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चारों की मौत के बाद अब कंचन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब उसे भी इस बदले की कीमत चुकानी थी। जिन कीलों से उसने घर को कील कर सुरक्षित किया था, वो खुद ब खुद उस सीमा रेखा से बाहर निकल गई। उसकी समयावधि पूरी हो चुकी थी। उसी समय पारुल के दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वो दस्तक होते ही पारुल की नींद टूट गई। फिर से ठक ठक की आवाज दरवाजे पर हुई। पारुल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। हवा में कंचन, जिसे उसने साधना करके जगाया था, लहराती हुई उसके सामने खड़ी थी। भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अब मरने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया, अब मुझे उसकी कीमत दो। कंचन जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयार थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वो उसके ऊपर झपट पड़ी। उसके शरीर के मांस के हर टुकड़े को नोच नोच कर खा लिया। अगले दिन तक वहां कुछ बचा था तो बस कंचन की हड्डियों का ढेर, और उस घर में अब हमेशा के लिए भटकती हुई कंचन की आत्मा, जो कभी वहां से मुक्त नहीं हो सकती।